अगली सुबह काली उठकर नहा धोकर स्कूल जाने के लिए निकलती है, लेकिन जैसे ही वो अपने घर का दरवाजा खोलकर देखती है तो सामने उसके 3 आशिक नील, नितिन, मुकेश खड़े हुए थे। ए आ ओ आ ई ओ ये ओ आ। अरे ताली, ये तो बस दही तत्तल लाया है। मैं तो तुम्हारे लिए माते लंच पैक तलवाया था ताकि तुम पहले दिन भूत ही ना जाओ। ये दोनों तुमको ना जाने क्या बोलकर पटा रहे हैं काली, पर तुम इन पर ध्यान मत दो। मेरी सुनो, मैं तुम्हारे लिए मटका लाया हूँ। तुम अपने बाबा की अस्थियां बहाने जा रही हो ना, इसलिए मैंने ये मिट्टी का छोटा सा मटका लिया, इसमें डाल लो। ए मुते, तू जिस दिन ताली से पिटेगा, ताली इतना छोड़ो, मैं बताता हूँ। हमने देता पितलिए तिया, क्योंकि तुम्हारे पास तो अब तो ही नहीं है, अकेली हो तुम। ओ आ ओ आ ओ आ। चुप हो जाओ तुम तीनों। और मैं अकेली नहीं हूँ, समझे? ना ही अनाथ हूँ। मेरी माँ अभी जिंदा है और वो मेरे साथ हमेशा रहेगी। और आज मेरा नौकरी का पहला दिन है, तो कम से कम आज तो अपनी ये मनहूस शक्लें मत दिखाओ। और मुकेश, सुनाई नहीं देता लेकिन दिखाई तो देता है ना। मेरे बाबा की अस्थियां मैंने कब की बहा दी। इस मटकी को तुम अपने लिए संभाल के रख लो। काली इतना बोलकर उनको गुस्से में देखती है और मुकेश फिर नहीं समझ पाता कि उसने आखिर गलती क्या की है, जिसके कारण काली का दिमाग इतना खराब हो गया। खैर, काली इन सबको नजरअंदाज करके स्कूल पहुंचती है, जहां हर्ष ने पहले सबको बता दिया था कि काली आने वाली है। काली के वहां पहुंचते ही स्कूल की प्रिंसिपल कविता चौधरी काली का स्वागत करके उसका स्कूल के सभी स्टाफ मेंबर से परिचय करवाती है और काली अपनी नौकरी की शुरुआत बच्चों को पढ़ाते हुए करती है। पहला दिन काली का बहुत अच्छा जाता है और काली की छुट्टी के समय एक आनंदी नाम की बच्ची, जिसकी उम्र महज 14 साल की थी, वो काली के पास आकर कहती है, टीचर जी, आप बहुत अच्छा पढ़ाती है। हमें आज आपके साथ पढ़कर बहुत अच्छा लगा। मैं भी आपकी तरह एक टीचर ही बनूंगी। जरूर बेटा, और मुझे यकीन है अगर तुम मन लगाकर पढ़ाई करोगी तो तुम्हारा सपना जरूर सच होगा और तुम मुझसे भी अच्छी टीचर बनोगी। सच में? फिर तो मैं बहुत मेहनत करूंगी। अच्छा, बाय टीचर जी, मैं चलती हूँ। आनंदी वहाँ से चली जाती है तो वहीं कुछ दूर खड़ा हर्ष ये सब देखकर काली के पास आता है और उससे कहता है, पहले ही दिन बच्चों को अपनी साइड कर लिया मैडम आपने। वेरी नाइस। हर्ष, तुम यहाँ? काली के इतना बोलते ही उसके माथे पर बने निशान में अचानक बहुत तेज दर्द उठता है और वो अपना सर पकड़ते हुए आंखें बंद करके दर्द से करहाते हुए नीचे बैठ जाती है। काली क्या हुआ? तुम ठीक तो हो? मेरे सर में बहुत दर्द हो रहा है हर्ष। सर दर्द? ये निशान ही दर्द कर रहा है क्या तुम्हारा? तुमने कभी बताया नहीं कि ये निशान आया कैसे? ये कोई वक्त है क्या हर्ष ये सब पूछने का? काली ये बोलकर कुछ महसूस करती है। उसे अपनी आंखें बंद होने पर कुछ दिखाई दे रहा था, जिसके कारण वो वहीं बेहोश हो जाती है। काली ने ये सब कुछ देखा था कि अचानक उसकी आंख खुलती है तो वो खुद को हॉस्पिटल में पाती है, जिसके बाद वो अस्पताल के बेड से उठकर कहती है, मैं यहाँ कैसे? मैं तो स्कूल थी। और ये बच्ची कौन थी जिसकी शादी उसके घर वाले जबरदस्ती करवा रहे थे? नहीं, मैं उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। काली ने इतना कहा ही था कि तभी हर्ष वहाँ आता है और कहता है, अरे किसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दोगी तुम काली, मिस सुपर वुमेन? किसी की नहीं। ये बताओ, मैं तो स्कूल में थी ना, फिर यहाँ कैसे? वो तुम अचानक से सर दर्द से बेहोश हो गई तो मैं तुमको हॉस्पिटल ले आया। अगर तुमको कुछ हो जाता तो गांव वाले मुझे छोड़ते नहीं। वैसे डॉक्टर ने बताया कि तुम कुछ दिनों से सही से खा पी नहीं रही हो और तुमको कमजोरी के कारण चक्कर आ गए हैं। हाँ, वो बाबा थे तो सब संभाल लेते थे। अब कुछ समय ही नहीं रहता कि कब क्या करना है। हर्ष, क्या तुम मुझे घर छोड़ दोगे? काली के कहने पर उसे हर्ष उसके घर छोड़ देता है और वहाँ से चला जाता है, जिसके बाद काली भी अपने कमरे में जाकर आराम करती है। दिन बीतते हैं और काली आज 3 दिन बाद स्कूल जाती है, जहाँ वो अपनी कक्षा के बच्चों से मिलकर खुश होती है। लेकिन पहले दिन जो लड़की आनंदी उसे मिली थी, वो आज स्कूल नहीं आई थी। कारण जानने के लिए
काली अपनी कक्षा की दूसरी छात्रा रानी से कहती है। रानी, बेटा तुम आनंदी को जानती हो? हाँ जी मैम, वो मेरे घर से थोड़ा दूर ही रहती है। तुम बता सकती हो कि वो स्कूल क्यों नहीं आ रही? मुझे दूसरी टीचर्स ने बताया कि वो 2-3 दिन से स्कूल नहीं आ रही। वो मैडम बात ये है कि हाँ बताओ, क्या बात है? मैडम मैं आपको बता दूंगी, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप किसी को नहीं बताओगी कि ये सब मैंने आपको बताया है। दरअसल आनंदी। रानी काली को सब बता देती है कि आनंदी की शादी तय हो गई है, इसीलिए उसके घर वाले अब उसको आगे नहीं पढ़ाएंगे। ये सुनकर काली को अपने सपने में दिखने वाली लड़की आनंदी है ये शक होता है और इसका पता करने वो स्कूल की छुट्टी होने के बाद आनंदी के घर जाती है और दरवाजे पर दस्तक देती हुई कहती है, कोई है घर में? आनंदी बेटा। काली की आवाज सुनकर एक औरत सामने आती है जिसने एक भारी सी साड़ी पहनी थी, सर पर पल्लू, गला गहनों से भरा था और वो काली के ठीक सामने खड़ी होकर उसको ऊपर से नीचे तक निहारने के बाद कहती है, हाँ कौन हो आप? किससे मिलने की खातिर आई हो? नमस्ते, मैं काली हूँ। ये आनंदी का ही घर है ना? मैं उसकी स्कूल टीचर हूँ। हाँ हाँ, घर तो आनंदी का ही है, लेकिन अब वो स्कूल नहीं जाती। हमें स्कूल से फोन आया था, हमने तो बोल दिया था कि वो स्कूल नहीं आएगी अब। तो आप यहाँ क्यों आई हो? देखिए, बच्चों की कुछ महीने में परीक्षा आने वाली है। ऐसे में अगर आप आनंदी को स्कूल नहीं भेजोगे तो उसका साल बर्बाद हो जाएगा। पढ़ने में बहुत होशियार है, इसलिए आप उसको स्कूल भेज दीजिए। देखो, मुझे बताने की जरूरत नहीं है कि मेरी बेटी को कितना पढ़ाना चाहिए कितना नहीं। जितना पढ़ाना था उतना पढ़ा लिया हमने। अपना नाम लिखना सीख गई है, बहुत है उसके लिए। अब आप यहाँ से जा सकती है। लेकिन मेरी बात तो सुनिए जरा। काली अभी बोल ही रही थी कि इतने में मधुबाला उसके मुंह पर दरवाजा बंद करने को होती है कि तभी आनंदी घर के अंदर से भागते हुए बाहर आती है और दरवाजे पर खड़ी काली के गले लगकर उससे रोते हुए कहती है, मैडम जी, मुझे पता था आप आओगी। देखो ना, माँ बाबा मेरी शादी करवा रहे हैं। मैंने इनको मना किया कि मुझे अभी और पढ़ना है, लेकिन ये मेरी एक नहीं सुन रहे। मैडम जी, मुझे शादी नहीं करनी, प्लीज आप यहाँ से मुझे ले जाओ। आनंदी, तुम चिंता मत करो, मैं तुम्हारे घर वालों को समझाने ही आई थी। देखिए मधुबाला जी, जो आप कर रही हैं वो कानूनन जुर्म है, जिसके लिए आपको सजा भी हो सकती है। मेरी बेटी के लिए क्या सही है क्या नहीं, ये फैसला हम लेंगे, आप नहीं। और तू आनंदी, तुझे बोला था ना कमरे से बाहर मत आइयो, लेकिन तू नहीं मानी। चल तू अंदर, तुझे बताती हूँ मैं अभी। नहीं माँ, मैं नहीं जाऊंगी। मैडम, मुझे नहीं जाना। आनंदी के लाख मना करने पर भी मधुबाला उसको जबरदस्ती काली से अलग करवा कर ले जाती है और काली कुछ नहीं कर पाती और अपने मुंह पर दरवाजा बंद होने पर वो घबराते हुए कहती है, हो ना हो आनंदी ही मेरे सपने वाली लड़की है, लेकिन अब मैं क्या करूं? यहाँ वो बच्ची अकेली कैसे लड़ेगी? मुझे कुछ तो करना होगा। लेकिन काली, इस जगह शक्तियाँ काम नहीं आएंगी, मुझे पुलिस की मदद लेनी पड़ेगी। काली आनंदी के घर से सीधा गांव के पुलिस स्टेशन जाती है, जहां का इंचार्ज इंस्पेक्टर पांडे था और वो काली को यूं भागते हुए पुलिस स्टेशन में आते देखकर कहता है, अरे मैडम, आराम से। ये पुलिस स्टेशन कहीं भागा नहीं जा रहा है, यहीं है, इसलिए आप जरा आराम से आइए। ऐसे तूफान मिल बनकर कहाँ घुसी आ रही हैं? आप है यहाँ के इंचार्ज? जी, मैं ही हूँ इंस्पेक्टर पांडे, इंस्पेक्टर चुलबुल पांडे। देखिए, मैं काली हूँ, गांव के स्कूल में टीचर का काम करती हूँ। मेरी कक्षा की एक छात्रा आनंदी के माँ बाप उसकी शादी करवा रहे हैं, वो भी 14 साल की उम्र में। ये बाल विवाह है, प्लीज आप मेरे साथ चलकर उनको रोकिए। क्या? पांडे के राज में बच्ची का बाल विवाह? किसकी हिम्मत हो गई इतनी? अरे खत्री, गाड़ी निकाल। चलिए मैडम, जरा चलकर देखें कौन से माँ बाप हैं जो अपनी बेटी का बाल विवाह करवा रहे हैं। इंस्पेक्टर पांडे काली के साथ पुलिस जीप में बैठकर आनंदी के घर जाता है, जहां वो आनंदी की मां मधुबाला से पूछताछ करता है। मैडम, इन्होंने बताया कि आप अपनी 14 साल की बेटी का बाल विवाह करवा रही हैं, ये बात सच है क्या? अरे इंस्पेक्टर साहब, आप पागल हैं क्या? हम अपनी बेटी की शादी क्यों करवाएंगे? अभी उसकी शादी की उम्र थोड़ी ना है, खेलने कूदने की उम्र है। ये झूठ बोल रही है, कैसी माँ है आप? इंस्पेक्टर साहब, आप आनंदी को बुलाइए, वो सच बताएगी। मैडम जाइए, बच्ची को बुलवाइए, हमें उससे ही पूछना पड़ेगा। मधुबाला आनंदी को बुलाकर उसके मुंह से ये बुलवाती है कि काली झूठ बोल रही है, उसका कोई विवाह नहीं हो रहा है, जिसके कारण इंस्पेक्टर काली को घर के बाहर ले जाकर झूठी रिपोर्ट के लिए सुनाते हुए कहता है, मैडम, ऐसे किसी की झूठी रिपोर्ट करके उनको परेशान करने के जुर्म में आपको जेल हो सकती है, इसलिए आइंदा ऐसा मत करना। सर, मैं झूठ नहीं बोल रही, सच में। जरूर आनंदी को डराया होगा उसकी माँ ने।
काली ये बोल ही रही थी कि तभी उसकी नजर आनंदी के बगल के घर के सामने खेलती रानी पर जाती है, जिस पर वो रानी के पास जाकर उससे कहती है, रानी बेटा, तुमने जो आज मुझे स्कूल में बताया था वो तुम इन इंस्पेक्टर साहब को बता सकती हो? मैडम, रानी कुछ बोलती इससे पहले ही रानी की माँ आकर उसे अंदर ले जाती है और काली को निराश होकर घर लौटना पड़ता है। रात होती है, लेकिन काली की आंखों में नींद नहीं थी। वो पूरी रात इसी सोच में बिता देती है कि कैसे वो आनंदी की जिंदगी को बर्बाद होने से बचाए। और सुबह होते ही काली जल्दी से तैयार होती है और स्कूल जाती है, जहाँ आज भी वो आनंदी को ना पाकर गुस्से में कहती है, बस अब बहुत हुआ, मैं ऐसे हाथ पर हाथ धरकर नहीं बैठ सकती। मुझे जाना होगा आनंदी को देखने। कुछ भी हो जाए लेकिन उसकी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी, चाहे इसके लिए मुझे ही दुनिया से क्यों ना लड़ना पड़े। काली ने इतना कहा ही था कि उसके कानों में मंत्रों की आवाज गूंजने लगती है। ये सुनकर वो समझ जाती है कि काली के डर से आनंदी के घर वाले उसकी शादी आज ही करवा रहे हैं। जिसके बाद उसे एक मंदिर का दृश्य नजर आता है और वो समझ जाती है कि उसकी शादी गांव के बाहर वाले मंदिर में होने जा रही है। जिसके बाद वो आनंदी को बचाने के लिए स्कूल से निकलती है और सीधा पुलिस स्टेशन जाकर इंस्पेक्टर पांडे को आखिरी बार उस पर विश्वास करने को कहती है। पांडे जी भी काली की बात को मानकर उसके साथ जाते हैं और जब काली मंदिर पहुंचती है तो वहां आनंदी के फेरे होने को होते हैं। लेकिन इतने में इंस्पेक्टर पांडे ये सब देखकर कहता है, रुक जाइए, ये जो आप कर रहे हैं बाल विवाह है, जो कि कानूनी रूप से गैर कानूनी है। इसीलिए आप सबको एक नाबालिग बच्ची की जबरदस्ती शादी करवाने के जुर्म में गिरफ्तार किया जाता है। हवलदार, डालो सबको जीप में। आनंदी रोते हुए काली के गले से लग जाती है और सही समय पर आकर उसको बचाने के लिए उसका शुक्रिया अदा करती है। तो वहीं काली भी इस बात से खुश थी कि उसने एक बच्चे के भविष्य को बर्बाद होने से बचा लिया। अब आनंदी को उसकी एक मौसी के साथ भेज दिया जाता है, जो कि आनंदी को अपनी बेटी की समान मानती थी और वो उसको दोबारा स्कूल भेजने लगती है। और काली भी अपनी टीचर की नौकरी में व्यस्त हो जाती है। एक तरफ तो जहाँ काली अपनी नौकरी और माँ की देखभाल में व्यस्त थी, तो वहीं उसे गांव के दूसरे कोने में एक गौरी नाम की एक लड़की अपनी माँ को रोटी देने खेतों की तरफ जा रही थी। तभी रास्ते में गांव के जमींदार भैरव का बेटा पवन उसे रोकता है और रोकते हुए कहता है, ओ गोरी, ये गोरी गोरी बाहें लेकर कहाँ जा रही हो? इतना धूप में मत चला करो, मैली हो जाओगी। फिर हम जैसे बेचारों का क्या होगा, थोड़ा हमारा भी सोच लिया करो। हमने तुमसे कितनी बार कहा है कि यूं इस तरह हमारा रास्ता मत रोका करो, तुमको समझ नहीं आती क्या? कह दे रहे हैं, आगे से ऐसा किया तो जमींदार साहब को जाकर शिकायत कर देंगे। आता तो सब समझ में है, लेकिन तुम ये नहीं समझती कि तुम्हारा एक खूबसूरत रूप देखकर हम मोहित उठते हैं और हमारे बापू तो शिकायत की धमकी हमारे ऊपर काम ना करेगी। अब तुम हमारी बात ध्यान से सुनो। पवन इतना बोलकर गौरी का हाथ पकड़ लेता है, जिससे गौरी गुस्से में आकर उसके गाल पर तमाचा जड़ देती है और वहाँ से चली जाती है। गौरी के इस थप्पड़ से भड़का पवन अपने उसी गाल को सहलाते हुए कहता है, यो थप्पड़ भी इतना बहुत महंगा पड़ेगा गोरी। पवन ही बोलकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्त काशी के साथ मिलकर गौरी की दुनिया उजाड़ने का प्लान बनाता है। और जब वो उसी शाम अपनी हवेली से गौरी के पास जा रहा था कि तभी उसके पिता भैरव जमींदार उसे टोकते हुए कहते हैं, रे पवन, तेरी घनी शिकायत आ रही है, रे कान खोल के सुन ले। तेरे पिछले कांड भी अभी शांत न हुए। थोड़ा संभल के। मुझे इस गांव के सरपंच का चुनाव इस बार किसी भी हाल में जीतना है, चाहे उसके लिए मुझे मेरा छोरे की बलि क्यों ना देनी पड़े। रे मैं पीछे को नहीं हटूं। जी पिताजी, कोई शिकायत नहीं आएगी। आप इस बार सरपंच जरूर बनोगे। लगता है गोरी ने अपना मुंह खोल दिया पिताजी के सामने। अब हम उसकी वो हालत करेंगे जो जिंदगी भर किसी के सामने अपनी जुबान नहीं खोलेगी। पवन अपने घर से जीप लेकर निकलता है और अपने दोस्त काशी को साथ लेकर गांव के बाहर वाले सुनसान रास्ते पर गौरी का इंतजार करता है, क्योंकि गौरी रोज गांव के बाहर वाले रास्ते से ही काम के लिए आया जाया करती थी। कुछ देर में उन दोनों को गौरी आते हुए दिखती है। काशी देख, वह आगी। आज इसका वो हाल कराएंगे कि या याद रखेगी किसने किस पर हाथ उठाया है। आई बड़ी छोटी जात की, मेरे पर थप्पड़ उठाओगी। चल अब।
ठीक है भाई, बाकी कोई पंगा ना हो, इसलिए मैंने अपनी माँ को बोल दिया है कि कोई पूछे तो बोल दे कि तू और मैं मेरे कमरे में कुछ काम कर रहे हैं। चल अब कहीं यहीं देर होगी तो चिड़िया हाथ से ना निकल जाए। पवन अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम देने बढ़ चुका था। तो वहीं उसी शाम काली जब अपने घर में पूरे दिन से काम से आकर आराम कर रही थी तो अचानक उसे नींद में एक दृश्य नजर आता है। आ गई गौरी, आज तुझे तेरी औकात दिखाता हूँ। बहुत हुआ, अब तुझे मुझसे कोई नहीं बचा सकता। देखो पवन, हमारा रास्ता छोड़ो वरना हम तुमको पूरे गांव के सामने बेइज्जत करेंगे, साथ ही तुम्हारे बापू को भी बता देंगे। अब तेरी बेकार सी धमकियाँ मेरे पर कोई असर ना करेंगी, और हम यहाँ के जमींदार के बेटे हैं, हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता, समझी? क्यों काशी? सही कहा भाई, अब तू देखेगी गौरी एक बाहुबली के बेटे से पंगा लेने का अंजाम। देखो हमें छोड़ दो भगवान की खातिर, हमारी माई का हमारे सिवा कोई नहीं है, जाने दो हमें। एक तरफ गौरी पवन और काशी के चंगुल में फंस चुकी थी तो दूसरी तरफ इन सब से अनजान काली एक बार फिर अपनी नींद में भयानक सा सपना देखते हुए कांपने लगती है और अचानक ही चिल्लाते हुए उठती है। गौरी! ये क्या था? गौरी? मैंने गौरी क्यों बोला? मेरा दिल कह रहा है जो मैंने देखा उसको बदलने के लिए मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, लेकिन मैं क्या करूं? मुझे ही नहीं पता कि वो कौन है जिसके साथ ये होने वाला है, ना ही करने वालों का चेहरा साफ दिखा, लेकिन मुझे किसी भी तरह उन लोगों को ढूंढना ही होगा इससे पहले कि देर हो जाए। जहां काली को ये सब पता चल गया था कि कहीं कुछ गलत होने वाला है तो वहीं पवन अपने दोस्त काशी के साथ मिलकर अपने घिनौने मंसूबों को अंजाम दे चुका था, जिसके बाद वो गौरी से उसके हालातों पर हंसते हुए कहता है, देखा गौरी, ये था उस थप्पड़ का अंजाम जो तूने मेरे गाल पर मारा था। भाई अगर इसने कुछ बता दिया तो हमें इसका कुछ करना होगा। भाई देख, तू तो ठाकुर का बेटा है पर मेरा बाप तो व्यापारी है, मैं रिस्क नहीं ले सकता, और तेरे बाप को भी तो सरपंच के चुनाव लड़ने हैं। तू सही बोल रहा है, जा जीप से कट्टा उठा कर लेकर आ। अगर तू ऐसा चाहता तो इसको सीधा भगवान के पास ही भेज देते हैं, वैसे भी किसे पता कि हमारे साथ थी। काशी ये सुनकर बंदूक लेने चला जाता है तो वहीं पवन साइड में जाकर बीड़ी फूकने लगता है। इतने में अधमरी हालत में पड़ी गौरी खुद को किसी तरह संभालते हुए वहां से भाग निकलती है और लड़खड़ाते हुए अपने घर आती है, जहां उसकी माँ अपनी बेटी को इतनी बुरी हालत में देखकर घबरा जाती है। माँ! गौरी, कहाँ थी तू अब तक? और ये तेरे कपड़ों को क्या हुआ है? तेरी ऐसी हालत, क्या हुआ है मेरे बच्चे? बोल ना, मेरा दिल घबरा रहा है। गौरी अपनी माँ को अपनी आप बीती सुना देती है, जिसे सुनकर गौरी की माँ के पैरों तले जमीन खिसक जाती है और वो रोती हुई कहती है, न जाने ये अमीर लोग कब हमको चैन से जीने देंगे। एक इज्जत ही होती है हम गरीबों के पास, और इन लोगों ने वो भी छीन ली। माँ, मैं किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रही, लेकिन मैं पवन और काशी को नहीं छोड़ूंगी। पर हम कर भी क्या सकते हैं? मैं बताती हूँ क्या कर सकते हैं। तुम कौन हो और यहाँ क्या कर रही हो? देखो, इससे फर्क नहीं पड़ता कि मैं कौन हूँ और यहाँ क्या कर रही हूँ। बस ये जान लो कि तुम मेरी बहन जैसी हो और मैं तुमको इंसाफ दिलाने आई हूँ। चलो मेरे साथ। पर बेटी कहाँ? और कहाँ, जमींदार भैरव के घर। आखिर उसको भी पता चलना चाहिए कि उसके बेटे ने कितना घिनौना जुर्म किया है। गांव का सरपंच बनना चाहता है वो, अपने घर की पैदाइश को काबू में नहीं रख पाया। उसको हमारे सवालों के जवाब और अपने बेटे को सजा देनी होगी। काली गौरी और उसकी माँ के साथ जमींदार भैरव के घर जाती है। दरवाजे पर खड़े पहरेदारों को धक्का देकर काली जबरदस्ती अंदर घुसती है। उसकी ये हरकत देखकर जमींदार भैरव उससे कहता है, रुक, कौन हो तुम और घर में किससे पूछकर घुसी आ रही हो? मैं यहाँ आपसे इंसाफ मांगने आई हूँ। आपके बेटे और उसके दोस्त ने मेरी जिंदगी और इज्जत दोनों उजाड़ कर रख दी। आप मुझे इंसाफ देंगे या मैं पुलिस के पास जाऊँ? गौरी इतना कहकर भैरव को सब बता देती है कि तभी काशी और पवन वहाँ जीप लेकर आते हैं और पवन से काशी धीरे से कहता है, भाई ये चिड़िया यहाँ उड़कर कैसे आ गई? चुप, मैं संभालता हूँ बात को। काशी और पवन के पास आते ही भैरव उन दोनों से कहता है, क्यों रे, ये क्या कह रही है? तुमने की है क्या इस लड़की की ये हालत? पिताजी, ये लड़की झूठ बोल रही है। अरे मैं तो शाम से काशी के घर था, चाहे तो उससे पूछ लो। हम दोनों एक नया काम शुरू करने ही सोच रहे थे, उसी के सिलसिले में बात कर रहे थे हम दोनों। हाँ अंकल, ये सही कह रहा है, हम तो एक साथ थे मेरे घर पर। झूठ, ये दोनों झूठ बोल रहे हैं। अरे कैसे नामर्द हो तुम दोनों। एक बेचारी लड़की के साथ तुम दोनों ने मिलकर जबरदस्ती की और अब अपने गुनाह को छुपाने के लिए झूठ बोल रहे हो। मैंने खुद अपने सब... नहीं काली, ये तू क्या बोलने जा रही थी?
किसी को पता नहीं चलना चाहिए कि तू सपने में भविष्य में होने वाली बुरी घटनाएं देख सकती है। हाँ बोलो आगे, चुप क्यों हो गई? तुम झूठी और ये लड़की गोरी भी। पिताजी, आप सरपंच का चुनाव लड़ने वाले हैं ना, तो ये लोग जान कर आए ताकि आपकी छवि खराब कर सके। अपने बेटे की बात सुनते हुए जमींदार काली समेत गौरी और उसकी माँ को घर से बाहर फिकवा देता है। काली जाते जाते भैरव को पुलिस की धमकी देकर जाती है। कुछ देर में गौरी को वापस घर लाने के बाद काली गौरी की टूटी हुई हिम्मत को जोड़ते हुए कहती है, देखो गौरी, हार मत मानना। जमींदार ने तो अपने बेटे का पक्ष लिया, लेकिन कानून हमारा साथ जरूर देगा। कल सुबह हम पुलिस स्टेशन जाकर रिपोर्ट दर्ज करवाएंगे। अभी तुम आराम करो, मैं सुबह आती हूँ। काली गौरी और उसकी माँ से विदा लेकर अपने घर आती है। साथ ही वो मन में ये ठान लेती है कि अब वो गौरी को इंसाफ दिलाकर रहेगी, जिसके लिए अगली सुबह होते ही काली दौड़ी दौड़ी उनके घर आती है और गौरी के घर आकर उसके होश उड़ जाते हैं। काली देखती है कि गौरी और उसकी माँ की लाश पड़ी है, जिसे देखकर वो हैरान रह जाती है। कुछ पलों के लिए अपनी सुध खो बैठती है, जिसके बाद काली गौरी की लाश को देखकर पूरी तरह से टूट चुकी थी और अपने घर आकर फूट फूट कर रोती है। लेकिन खुद को संभालने के बाद वो अपने मन में ठान लेती है कि भले ही वो गौरी की जान ना बचा पाई हो, लेकिन उसे इंसाफ जरूर दिलवाएगी। जिसके बाद वो थाने जाती है और उसे देखकर पांडे कहता है, मैडम, आप बोलो तो आपकी नौकरी यहाँ लेडी कांस्टेबल में लगवा दूं। आप जब मर्जी यहाँ आ जाती हैं। देखिए सर, मुझे यहाँ आने का कोई शौक नहीं है। आप मेरी कंप्लेंट लिख लीजिए। जी बताइए, किसके खिलाफ कंप्लेंट लिखनी है? काली इंस्पेक्टर पांडे को सब कुछ बताती है, जिसके जवाब में पांडे कहता है, देखिए मैडम, मानता हूँ कि आपका बाल विवाह वाला मुद्दा ठीक था और मैंने आपका उसमें साथ भी दिया, लेकिन इस केस की जांच पुलिस ने कर दी है और दोनों माँ बेटी ने जहर खाकर सुसाइड किया है। उनके पास से नोट भी मिला है। पर इंस्पेक्टर साहब, ऐसा कुछ नहीं है। एक रात पहले गौरी के साथ जबरदस्ती हुई है। देखिए, आप बात को समझने की कोशिश करिए। कानून के हाथ लंबे जरूर होते हैं, लेकिन बंधे हुए होते हैं और मैं इसमें कुछ नहीं कर सकता। आप यहाँ से जाइए और मेरा और समय बर्बाद मत कीजिए। काली ये सुनकर अपने घर आती है और अब वो परेशान हो चुकी थी कि आखिर वो ऐसा क्या करे कि गौरी को इंसाफ दिलवा सके। अचानक उसे अपने सामने गौरी यानी अपनी बहन नजर आती है, जो उसे देखकर कहती है, तुझे कितनी बार बोला है ऐसे हिम्मत मत हारा कर, तू उसे नहीं बचा पाई। चलो ये बात मैं मानती हूँ, लेकिन तू उसके कातिलों को सजा तो दिलवा सकती है ना। पर मैं क्या करूँ मेरी बहन, कानून ने भी मेरा साथ देने से मना कर दिया। तुझे पता है मेरी बहन की माँ ने तेरा नाम काली क्यों रखा था? ताकि तू काल बनकर अपने दुश्मनों के ऊपर बरस सके, इसलिए नहीं कि तू उनसे डरपोक की तरह छुपकर आंसू बहाए। गौरी ने इतना बोला था कि तभी काली के घर का दरवाजा बजता है और काली जैसे ही दरवाजा देखकर गौरी की तरफ देखती है तो गौरी वहाँ नहीं थी। लेकिन अब काली समझ चुकी थी कि उसे आगे क्या करना है, जिसके बाद वो उठकर दरवाजा खोलती है और सामने नील नितिन मुकेश थे, जो काली को देखकर कहते हैं, काली तुम कहाँ गायब रहती हो? और तुमको तोड़ने आया था वो कौन था? अरे क्या बोलकर टाइम वेस्ट कर रहा है? सीधा ये पूछना कि काली को जो लड़का छोड़ने आया था वो कौन था? इन तीनों को इस वक्त झेल नहीं सकती। तुम तीनों ना मेरा दिमाग खराब मत करो और जाओ यहाँ से। काली उनके मुंह पर दरवाजा बंद कर देती है। अगले दिन शाम के समय पवन और काशी गांव के बाहर पवन की जीप पर बैठकर ड्रिंक कर रहे थे। तभी अचानक उनके सामने एक काले सूट में लड़की खड़ी हो जाती है, जिसका चेहरा पूरे दुपट्टे से ढका हुआ था और उसको ऐसे सामने देखकर पवन कहता है, कौन है ये? कौन है तू? यहाँ क्यों आई है? तेरे गुनाह की सजा देने आई हूँ तुझे, नामर्द इंसान। काली अपनी चीजों पर काबू पाने की शक्ति से वहाँ आसपास पड़े कुछ पत्थरों को उन दोनों पर हवा के द्वारा बरसाने लगती है, जिससे घायल होते हुए पवन काशी से कहता है, काशी, ये कोई भूत चुड़ैल है क्या? जा तू गाड़ी से कट्टा लेकर आ, इसको तो मैं देखता हूँ। काशी गाड़ी में से कट्टा लेकर आता है, लेकिन इससे पहले कि वो कट्टा पवन को देता, काली उस कट्टे को अपने काबू पाने की शक्ति से नियंत्रण में करके काशी के हाथों से पवन पर कई गोलियां बरसा देती है। पवन वहीं दम तोड़ देता है और काशी डर से थर-थर कांपने लगता है। तभी काली काशी की तरफ बढ़ने लगती है। उस लड़की की इज्जत को तुम दोनों दरिंदों ने तार तार कर दिया और उसके बाद अपने पकड़े जाने के डर से उसको और उसकी माँ को मरवा दिया। कानून ने तुम्हें भले ही छोड़ दिया हो, लेकिन तुम्हारा इंसाफ मैं करूंगी।
मुझे छोड़ दो, मुझे मत मारो। मैंने गौरी को नहीं मारा और ना ही पवन ने। क्या मतलब तुम्हारा? मैं बताता हूँ सब कुछ, बस मुझे मत मारो। जब काली गौरी और उसकी माँ को लेकर चली जाती है, तब ठाकुर पवन को काशी को लेकर अपने घर के अंदर जाता है, जिसके बाद वो एक तमाचा अपने बेटे के गाल पर मारता है और उसे कहता है, रे बावली पूछ, तुझे बोला था ना कि हमको सरपंच का चुनाव लड़ना है या कुछ समय तक शांत रहना है, लेकिन तुझसे इतना नहीं हुआ। अरे तेरी वजह से मैं सरपंच ना बना ना तो मुझसे बुरा कोई ना होगा। आप चिंता मत करिए पिताजी, मैं उस लड़की को थाने नहीं जाने दूंगा। अरे रहने दे, तुझे कुछ करने की जरूरत ना है, मैं खुद संभाल लूंगा अब। इतना कहने के बाद भैरव अपने आदमियों को भेजकर गौरी और उसकी माँ को मरवा देता है और उन दोनों को जहर खिलाने के बाद उनकी लाश के पास एक चिट्ठी रख देता है। मैंने तुमको सब कुछ बता दिया है, मुझे जाने दो। भले ही तूने गौरी को ना मारा हो, लेकिन अपने दोस्त के साथ मिलकर उसके साथ जबरदस्ती तो की ना, उसे अधमरा तो किया, उसकी सजा तो तू भुगतेगा ही। काली ने इतना बोला ही था कि तभी काली अपनी शक्तियों से उस बंदूक पर काबू पाती है और काशी के शरीर को तार तार कर देती है, जिसके बाद वो कहती है, तुझे सरपंच बनने का बहुत शौक है ना भैरव ठाकुर, अब तू देख कल तेरी सरपंचगिरी कैसे निकालती हूँ। इतना कहकर काली वहाँ से चली जाती है, जिसके बाद अगले दिन भैरव ठाकुर जब गांव वालों के आगे भाषण दे रहा था, तभी काली अपनी सम्मोहन की शक्ति से भैरव ठाकुर को अपने वश में करके उससे उसका सारा किया हुआ घिनौना जुर्म कबूल करवाती है। जी देखिए, आप सब गांव वाले मुझ पर बहुत विश्वास करते हैं, लेकिन मैं सच कहूँ तो मैं विश्वास के लायक ना हूँ। मैंने ही गौरी और उसकी माँ को मरवाया और उनकी मौत आत्महत्या दिखाई, क्योंकि मेरे बेटे और उसके दोस्त काशी ने गौरी के साथ दुष्कर्म किया और गौरी ने हमको पुलिस में जाने की धमकी दी। अरे इतना ही नहीं, मैंने इससे पहले भी अपने बेटे के कई गुनाहों को छुपाने के लिए ऐसे घने सारे अपराध किए। इसलिए मैं आप सबसे गुजारिश करता हूँ, मुझे ही इस गांव का सरपंच चुने। भैरव के इस कबूलनामे से पूरा गांव गुस्से में आकर उस पर पथराव करने लगता है। तभी काली अपने सम्मोहन को हटा देती है और भैरव ये देखकर हैरान हो जाता है कि सब उस पर पथराव कर रहे हैं। इतने में इंस्पेक्टर पांडे आकर भैरव को हथकड़ियां लगाते हुए कहता है, चलिए ठाकुर साहब, कानून के हाथ इसीलिए बंधे थे क्योंकि आपके खिलाफ आज तक सबूत नहीं मिला, लेकिन अब पूरा गांव गवाही देगा। अब आगे के चुनाव प्रचार जेल से करिएगा। भैरव के कबूलनामे के साथ साथ पवन और काशी की मौत का भी पूरे गांव को पता चलता है, जिससे सब खुश होते हैं कि किसी फरिश्ते ने इंसाफ किया है। काली भी गौरी को बचाने में नाकामयाब होती है, लेकिन उसे इस बात का सुकून था कि आखिरकार उसके सारे अपराधी अपनी सही जगह पर पहुंच चुके हैं।